हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 ग्राफ देख के आपको पता चल ही रहा होगा, मैं बोलूं या ना बोलूं। ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ग्रेविटेशन का एक शानदार आपको टॉपिक वाइज नोट्स होगा और सिर्फ एक क्लास में आपका होल आवर चैप्टर क्रैक हो जाने वाला है। दैट मीन नॉट वेल क्वालिफाइड नोट्स, बट एक कंसेप्ट में अगर कहा जाए तो पूरा चैप्टर, और खास तौर से आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आज की ही क्लास से आपको सारा उस तरह क्वेश्चन बन जाने वाला है। आज का क्लास जब हम एंड करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन टाइम देंगे, उसमें तमाम तरह के क्वेश्चंस आपको आ गए हैं और आज के ही कंसेप्ट से वो सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। वो सॉल्यूशन आप कल बना के लाएंगे, जो नहीं बनेगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में उसका एक एक करके दिया जाएगा। बहरहाल इस ग्राफ के माध्यम से इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर नोट्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और उसके बैकग्राउंड पर जो आपको जो इमेज दिया गया है, प्लैनेट का दिया गया है, दैट मीन अर्थ और मून का ग्रेविटेशन फोर्स को यहां पे एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया और जो खगोलीय पिंड है, दैट मीन जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इन सब पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। दैट मीन आज का क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। एक और तरफ इंटरेस्ट का बात देख लीजिए, जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से इमेजेस में देखते आ रहे हैं कि न्यूटन साहब के सर पर सेब गिरा, लेकिन ये सेब क्या सच में गिरा, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। चलिए समाचार समाप्त करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो इमेज है आपको, ये वाला सच में आप लोग थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन ये हकीकत है। ये जो सेब वाली जो कहानी है ना, ये कितना सच है कहानी है हमको लगता है। तो उसके बाद इस ग्राफ पर आइए, ग्राफ नंबर 3 पर। यहां पर दो आपको गोलका गोलका दिया गया है, जस्ट लाइक सर्कल इमेज, बट यहां पे हमें ये जो सर्कल इमेज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पिंड को, दैट मीन किसी सेलेस्टियल बॉडीज को। अब ये सेलेस्टियल बॉडीज, एक तरफ मैंने एक्स ले लिया, एक तरफ मैंने वाई ले लिया, इन दोनों के मास के रिलेशन को प्रोपोर्शनैलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का जो रिलेशन होता है वो इस चैप्टर में, जो अनुपातिक जिसको कहते हैं, वो हम देखने वाले हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल स्टडी सेंटर में और मेरा नाम साकिब हुसैन। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस पूरे चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। जो लोग हिंदी मीडियम में वो भी निश्चिंत रहें, तमाम चीजें हिंदी में भी समझाई जाएगी। जैसे कि ग्रेविटेशन जो चैप्टर का नाम है उसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। देखिए ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ग्रेविटी दैट मीन गुरुत्व, है ना, और गुरुत्व के आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आकर्षण दैट इज अट्रैक्शन। तो ये हम बताएंगे बहरहाल। अब देखें इस चैप्टर में हमने जो डिजाइन किया है उस हिसाब से 12 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करना है। कितना? 11, और एक आपको लास्ट में जाके जुड़ेगा जो कि क्वेश्चन टाइम के रूप में, वो एक्सटर्नल है। ऑल ओवर 12 एंड मेन 11। पहला ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। सबसे पहले आपको बताऊंगा बच्चों कि ग्रेविटी क्या होता है और ग्रेविटेशन क्या, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन है। हाँ, हम जानते हैं कि इस चैप्टर के बारे में आप में से कई स्टूडेंट पहले से भी जानते होइएगा, बट आज हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, खास तौर से ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में। हालांकि पढ़ना पड़ता है, आप अभी 9 में हैं, फिर आप 12 में पढ़ोगे, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे, थोड़ा बहुत हल्का सा मास लेवल पे 10 क्लास में है। बट अगर कंसेप्ट का मैं बात कर रहा हूं कि कंसेप्ट आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आज कंसेप्ट क्लीन कर लो, किसी भी क्लास में आए आपको पहले से हिम्मत हो कि यार ये तो हमको आता है। और जब ये फीलिंग दिमाग में आ गया ना, तो ये उम्मीद रखो कि आप उस टॉपिक में बहुत अच्छा करने वाले हो। क्योंकि सबसे पहले माइंड को तैयार होना चाहिए कि हम इस चीज के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं है, और ये तभी होगा जब हमारा कंसेप्ट पहले से रेडी होगा। तो आज हम लोग कंसेप्ट लेवल पे ही काम करेंगे। बहरहाल दूसरा टॉपिक हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब हम ग्रेविटी और ग्रेविटेशन को पढ़ चुके होंगे तो फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी, दैट मीन गुरुत्व आकर्षण का जो अनुपातिक नियम है, वो हमें यूनिवर्सल लॉ की तरफ ले जाता है। जैसे
दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में जनरल खासतौर से जो लोग बिहार बोर्ड से पढ़ के हैं उनके दिमाग में ठूस दिया गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण जो भूमि की का जो पावर है किसी चीज को खींचने का, वो गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन सिर्फ इतना बोलने की वजह से बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ग्रेविटी मतलब के अर्थ में होता है, जबकि बिल्कुल गलत। यानी सिर्फ ये कहना कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ में होता है, बिल्कुल गलत। मैं चैलेंज करता हूं, तमाम चीजों में होता है, हम आप में भी है, इस पेन में भी है ना, उसी तरह से ये लैपी में भी है, माउस में भी है, डिजिटल बोर्ड में भी है, सारी चीजें में है। हर एक चीज में होता है क्या? ग्रेविटी। जब हर कुछ में होता है तो यूनिवर्सल बात आ गई ना भाई। लॉज किसको कहते हैं? लॉज कहते हैं जो स्थापित हो जाए, जो स्टेबल हो जाए कि ऐसा होता ही है। जैसे मैटर हम हर उस चीज को कहेंगे जिसमें मास होता है ना, ऑक्यूपाइज स्पेस लेता है। तो ये यूनिवर्सल बात है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें ये चीज होगी। उसी तरह से जब हम बात करेंगे ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन में कई सारी चीजें कॉमन है, लगभग 5-6 चीज कॉमन है, जिसमें से एक ये है कि भाई साहब तमाम चीजों में ग्रेविटी होती है, तमाम चीजों में, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज इस बात को मैं प्रूव भी कर दूंगा, आएगा टॉपिक। उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड, जो आज भी आपको क्लास में बताया जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशंस ऑफ द साइंटिस्ट, कुछ ऐसे साइंटिस्ट इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस आया, और साइंटिस्ट का फर्दर नाम है, फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, लास्ट आपको जो है बायोन्सी के बारे में, ठीक है जी। तो अनुपातिकता, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग क्लास में अलग अलग टॉपिक्स को आपको डील किया जाएगा। ऑल ओवर आज का जो क्लास होगा वो तमाम क्लास का फादर। आज का क्लास छूटा तो बाकी के क्लास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। चलिए, तो ये दो आपको फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आ जाता है। हालांकि 12 एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नहीं है, ये नीचे आ गया था। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब रिलेटिव डेंसिटी एक आता है जो छोटा सा टॉपिक है, हालांकि छोटा में बहुत सारा चीज है। आइए, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है भाई साहब। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, मतलब जो प्राइवेट बुक सब है, एशान वगैरह सब, देख के बेहोश हो जाता है आदमी भाई, इतना मतलब है। तो एनसीईआरटी में क्या वो पेज है, तो बाकी में क्या होगा सोच लो। चलिए यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा सा कमर उमर कस लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, यानी परिचय गुरुत्व का और गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है जी। सबसे पहली बात कि ग्रेविटी होता क्या है। ग्रेविटी का सीधा सा मतलब है कि अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन? जो जमीन के द्वारा हो रहा है। लेकिन ग्रेविटेशन क्या है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, हम आप हो, कलम पेन हो, कलम कॉपी हो, उसी तरह से सेलेस्टियल बहुत सारी बॉडीज है, सारी बॉडीज एक दूसरे के बैलेंस बनाई है अट्रैक्शन की वजह से, जानते हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा लगता है कि बचपन में जो कंसेप्ट मिला था यार वो पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि आपको बचपन में ये तो बताया ही गया है कि जितने प्लैनेट्स हैं उन सब पर जो है वो फोर्स अप्लाइड होता है, जिसकी वजह से वो आपस में टकराते नहीं है, सब अपने ऑक्टेट में रोटेट कर रहे होते हैं, है ना। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ाई होगा, तो वहीं पे ये बात साबित हो जाता है कि इसका मतलब ग्रेविटेशन सिर्फ ग्रेविटी के लिए नहीं है, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए, कम से कम ना तमाम तो वहां के लिए तो है ही है। तो इसका मतलब कि यहां के अलावा कहीं और भी है कि नहीं। मून के चारों तरफ सारी बॉडीज रोटेट कर रही होती है ना, मार्स से जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक, ये सब रिवोल्यूशन करती है और कभी आपस में टकराती नहीं है। हल्का भी अगर टच हो जाए तो इतना बड़ा धमाका हो गए, कोई दुनिया में ऐसा एटम बम आज तक बना ही नहीं है, पूरी दुनिया एक बार मिट जाए, इतना बड़ा बड़ा सेलेस्टियल बॉडीज सब है, लेकिन आज तक कभी नहीं टकराया। अरे टकराना तो छोड़ो, कहीं तनको सा इधर उधर कहीं आंखों घुमा लिया तो दिन है तो दिने रह जाएगा, रात है तो रातें रह जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। तो ये सब इतना परफेक्ट ग्रेविटेशन है, और हम जब खाली यही बोले कि अर्थ में खाली ग्रेविटेशन है तो बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो जाएगा। तो आइए इन सारी चीजों को पहले देखते हैं। ग्रेविटी इज द अर्थ, ग्रेविटेशन पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब यह है
कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह पर या उसके पास एक पिंड पर पृथ्वी का एक खिंचाव है। आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा मैं प्रूव करूं इसको। देखिए, ये मान रखो कि पूरा मेरा आसमान है और ये कोई हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है। क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। ये सेलेस्टियल बॉडीज के पास मान कोई दूसरी भी होगी भाई। अब यूनिवर्स है तो यूनिवर्स में तो होना ही है। ये हमारी कोई दूसरी बॉडी है। अब ये जो बॉडी है ना, ये नॉर्मल सी बात है कि अगर इसको हम ए माने और इसको बी माने तो ए ज्यादा पावरफुल लग रहा है, यानी जितनी बड़ी बॉडी होगी उसकी ग्रेविटेशन उतनी ज्यादा होने वाली है। नॉर्मल सी बात है। तो ये इसको फिर खींचेगा। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हुआ। दूसरा कि अब ये मान रखो कि अर्थ है हमारा और अर्थ पर कोई चीज पड़ा हुआ है, तो अर्थ पर ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि खुदकुना शुरू हो जाता है या फिर वो वैक्यूम में हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो पता ये चला कि ग्रेविटी वह चीज है जिससे वो ऑब्जेक्ट अपने नियरेस्ट चीजों को भी अपने नियर करने का सलाहियत रखता है, और जो आसपास में होता है, यानी नियरेस्ट कहने का मतलब जो उसके एकदम पास में सटा हुआ है, ये वाला, इसको अगर हम सी मान लें तो इस ऑब्जेक्ट को, इसको भी अपने पास अट्रैक्ट करने का सलाहियत रखता है, कैपेबिलिटी, और आसपास जो कोई भी बॉडीज है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और भी आप ले सकते हो इसके आसपास। ये हमारा कहलाता है क्या? ग्रेविटी। फिर से देखें, ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशन। यह बात सही है कि अर्थ के ग्रेविटेशन को ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का मतलब ही है अर्थ से। यहां तक बात सही है, यहां तक बात सही है। लेकिन ग्रेविटेशन हर एक ऑब्जेक्ट, वो आगे मैं बताऊंगा। ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशन। अब देखो, आप कहोगे सर अर्थ ग्रेविटेशन फिर क्यों आया? सब आगे आने वाला है। अब एक ही चीज में सब कुछ सीखोगे तो सीख लो, कोई बात नहीं। देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो बी था, बी जो आपको अट्रैक्ट हुआ ए वाले ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको अगर हम पृथ्वी मान लेते हैं, अगर हम अर्थ मान लेते हैं, तो अर्थ के पास जो अट्रैक्ट हो रहा है ना, ये कहलाएगा इसका ग्रेविटेशन। क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन। और कोई चीज ग्रेविटेशन की वजह से आ रही है ग्रेविटी के पास, समझ रहे हैं कुछ? तो हम क्या कहेंगे कि ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशन पुल, ओके, ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन, या फिर नियर, या फिर नजदीक वाला, या फिर दूर वाले को पुल करेगा, द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट मीन गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह पर या उसके पास एक पिंड पर पृथ्वी का खिंचाव है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अब देखें, ये एक बात हुआ। दूसरा पॉइंट है तो बहुत सारा पॉइंट, लेकिन आप क्लास 9 के लेवल से 2 पॉइंट काफी है और इस चैप्टर को डील करने के लिए। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ द मास। ये क्या है? कहा यह गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर किसी चीज की ग्रेविटी हमें मालूम करनी है कि कितनी ग्रेविटी से कोई चीज खींचा जा रहा है, तो यह समझ लो कि उसके अंदर फोर्स कितना है। जैसे एक भैंसा जमीन पर बैठा हो और एक नॉर्मल हम आप जैसा कोई आदमी हो। अब कहोगे कि अर्थ किसको ज्यादा ग्रेविटी दे रहा है? सीधी सी बात है कि भैंसा को देगा। उसका वजह है कि भैंसा तो खुद अपना, समझ रहे हैं ना, कुंटल कुंटल वजन लेके धंसा हुआ जमीन में। तो पता क्या चला कि अगर हमारा मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटी ज्यादा होगी। ठीक है ना? कितना शॉर्ट, कितना गजब का कंसेप्ट है। और अगर मास कम हुआ तो ग्रेविटी भी कम होगी। यही रिलेशन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ द मास। इसका मतलब एक और चीज पता चला कि कोई ग्रेविटेशन मास के एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। अब ये एक्सेलरेशन क्या है? कोई दूरी को तय करना। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान रखिए कि आप मेरे 2 हाथ की दूरी पर हैं और राशिद लगभग 4 हाथ की दूरी पर है। ठीक है? और मान रखो कि मैं अर्थ हूं। अब अर्थ जो इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पे जो ग्रेविटी लगेगी, एस्पेक्ट ऑफ राशिद द हायर, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा कम आ रहा है। तो एक तो मास पर डिपेंड किया, प्लस मास के एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है। जो ऑब्जेक्ट जितना दूर है उसका ग्रेविटेशन फोर्स उतना लो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो जितना नजदीक होगा उसका ग्रेविटेशन फोर्स उतना
हाई हो जाएगा। पर सर दूर में अगर बड़ा होगा तो? दूर में अगर बड़ा होगा तो वो कितना दूर है फिर उस पर डिपेंड करेगा, तो वहां भी एक्सेलरेशन के थ्रू ही हम निकालेंगे। जैसे आपको ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, उसको मान लेते हैं m1, और अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट जैसे भैंसा का ले रही है तो भैंसा का है वो m2, ठीक है। और अगर नियर वाला आदमी वो एकदम अर्थ के सटा ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत हल्का है तो नॉर्मल सी बात है कि जिसका मास ज्यादा होगा उस पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। छत पर से आप एक हल्की सी कोई चीज गिराइए, ठीक है, 2 मंजिला मंजिल पर से, ठीक है, और 4 मंजिला मंजिल पर से गिराइए कोई भारी सिक्का। आप देखिएगा कि नजदीक वाला देर से आ रहा है अट्रैक्शन, लेकिन भारी वाला दूर है लेकिन जल्दी अर्थ पर आ गया। तो एक्सेलरेशन पर यह डिपेंडेंट करता है। हालांकि इस पे एयर का दबाव भी सब काम करता है, लेकिन उतना हल्का मत गिराओ, मुर्गी का पखना मत गिराओ, उस पे एयर का दबाव ज्यादा काम करे। थोड़ा बहुत वजन होनी चाहिए कि क्लियर पता चल जाए। तो देखिए यहां पे वही लिखा गया हुआ कि नोट ग्रेविटी ड्यू टू डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, एंड ये तो आपको आ ही गया। 2 चीज पे आपको ध्यान रखना है। हालांकि एक चीज बता दूं कि मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शन होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल। तो ये था कंसेप्ट आपका ग्रेविटी का। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशन का। अब तक ग्रेविटेशन समझ में आ ही गया होगा। जैसे यहीं पे मैं बताऊं, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है उसे ही हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है जी। अब कहां से अट्रैक्ट करेगा ये एक मुद्दा है, मैं समझाऊंगा, पहले यहां देख लो। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज, अगर इसको पहला मान लें तो इसको दूसरा मान लें, ऑफ द यूनिवर्स, पूरे, अब देखो यहां पे यही पे सिद्ध हो गया जो हम शुरू में बताना चाहते हैं। पूरे यूनिवर्स का कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर 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 2 ऑब्जेक्ट है और उसके बीच में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो फोर्स इसलिए हो रहा है कि उसमें ग्रेविटी है, और अगर ग्रेविटी नहीं होती तो फोर्स अप्लाइड नहीं होता, और अगर फोर्स अप्लाइड नहीं होता तो ग्रेविटेशन नहीं होता, ठीक है जी। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इट इज फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें बेटा, तो सीधी सी बात है, फोर्स को हमने क्या इंडिकेट करना है, एफ इंडिकेट करना है। और अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम एम मान लें तो इसको m2 हमें मानना होगा, है ना जी। अब यहां से यहां जो दूरी तय कर रहा है तो इस दूरी को हम r मान लेते हैं, तो 2 दूरी तय कर रहा है तो r दैट इज r का स्क्वायर हो जाएगा। सीधा सीधा हमारा फोर्स निकल गया यहां पे कि F बराबर, अब यह क्वेश्चन G कहां से आया, तो G का मतलब ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का मतलब हर जगह ग्रेविटेशन होगा, तो हर जगह होगा तो m पे भी ग्रेविटेशन, m2 पे भी ग्रेविटेशन, तो G तो हमारा कांस्टेंट आ जाने वाला है। तो इसको हम ले लेंगे G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। तो कितना अच्छा आपको देखिए इजिली बन गया। आपको एक एक चीज समझ में आ गया, G क्या है, m क्या है, m2 क्या, r क्या है, क्यों आया वो भी समझ गए। हालांकि इसको कैसे फाइंड करना है वो बताएंगे आज ही क्लास में। ये था आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझाने से पहले थोड़ा सा एक आप लेक्चर सुन रखिए, जहां पे आपको आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये लैंग्वेज इसका, और लॉ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मजबूरी है। लॉ जो बना दिया गया आपको वही यहां पे देना पड़ेगा। हाँ, उसको मैंने कुछ आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है फिर नीचे में, लेकिन ओरिजिनल वही देना पड़ता है। उसको समझने से पहले कुछ चीज समझ लीजिए। पहली बात कि आप यूनिवर्सल का मतलब समझिए, दुनिया में सब जगह प्रूव हो चुका हो। लॉ उसी को कहते हैं जो प्रूवन दैट स्टेटमेंट होता है। और कौन सा? ग्रेविटेशन का। सबको एक साथ जोड़ दिए, बन गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ क्या है, इस बात को समझिएगा। पहली बात कि जहां जहां ऑब्जेक्ट वहां वहां ग्रेविटेशन, जहां जहां ऑब्जेक्ट वहां वहां ग्रेविटेशन। कहने का मतलब यह है कि ग्रेविटेशन यूनिवर्स में हर जगह पाया जाता है।
और इतना ही नहीं, ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, यानी हर जगह ट्रुथ वाली बात है, यूनिवर्सल बात बन रहा है। और हम बात करें तो मैटर अगर है तो उसमें मास होगा, क्योंकि बचपन हम लोग पढ़े थे कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर होगा तो मास होगा। और मैंने क्या बताया था इससे पहले कि अगर मास होगा तो एक्सेलरेशन, और मास और एक्सेलरेशन होगा तो ग्रेविटी होगा। तो ये भी एक ट्रुथ हो गया जो हर किसी में होगा। इसी तरह से एक मास और दूसरे मास ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा ग्रेविटी होगी। एक मास और दूसरे मास के मध्य में ग्रेविटी का होना लाजमी है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि भाई साहब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो एक ठो देना ही पड़ेगा। ये इस तरह से लॉ बनता है जब तमाम चीज़ें प्रूव है। इसको पहले हम छोटे छोटे शब्दों में हम पहले इसको हम ब्रेक करके, आप लोग लिख लीजिए, नोट्स में नहीं है, बाकी चीज़ यूट्यूब पे सेंड हो जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा अभी जो हम बताने जा रहे हैं। अब मेन कंसेप्ट लॉ जी ग्रेविटेशन के लिए GR। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रेविटेशन, जी से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, यूनिवर्स में हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाए जाते हैं। पहला बात तो ये। दूसरा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट का, यहां पे का कर, हर एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगता है। और अगर कोई मैटर है तो उसमें मास होगा, और अगर कोई मास है तो वहां ग्रेविटेशन होगा। ये गजब है। तो वहां ग्रेविटी होगी, या फिर ग्रेविटी मान लो, या ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। इसी तरह से हमेशा टू मासेस बिटवीन, यानी दो मास के बीच, ऑलवेज, हमेशा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है जी। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपको अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स ही आपको कहलाता है क्या? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप पूरा लिखना, प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि ये अगर मास अगर हमारा एक है, एक ऑब्जेक्ट का, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का 2 होगा या 5 होगा, तो सीधी सी बात को बढ़, यानी मल्टीपल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका सेंस ये है कि m1 गुने m2 एक दूसरे का मल्टीपल हो जाएगा। और इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि ये हमारे जो दूरी जो होता है ना, डिस्टेंस का इन्वर्सली, यानी 1/r² होता है। ठीक है, ये सेंस है इसका। और
इस पूरे को अगर हम एक साथ अगर लेते हैं, इस पूरे को अगर हम एक साथ लेते हैं तो यहां पर एक मैजिक जैसा आपको चीज दिखने वाला है कि ये हो जाएगा कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है m1 m2 बटे आर स्क्वायर के। समझ में आया कैसे बना? इतनी सारी चीजों को हमारे जो विद्वान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 लाइनों में कह दिया है। इतना कुछ उसमें छुपा हुआ है उस 2 लाइन में सिर्फ। जल्दी लिखिए। बढ़े। चलिए हाँ बिल्कुल, आजू बाजू से देख लीजिए, या मैं देखूंगा जगह छोड़ के अभी रुक जाओ थोड़ा देर, देख लो पहले आगे। अब देखो यूनिवर्सल लॉ में जितनी सारी चीजें बताएं सब कुछ को एक साथ जोड़ो। यहां से मैं न भी पढ़ाऊं ना तो आप पढ़ के समझ जाओगे आगे क्या कहा गया। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स की हर एक बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, यूनिवर्स की हर एक बॉडी अट्रैक्ट करती है एक दूसरे बॉडी को, ठीक है जी, विथ अ फोर्स, फोर्स के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपको बताया लास्ट में, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना डिस्टेंस होता है आर का, उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस्पेक्ट ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन सीधी सी बात है कि ये किसी बड़े विद्वान के द्वारा दिया गया है, न्यूटन बाबा, तो नॉर्मल सी बात है कि ये बच्चे की तरह तो लिखेगा नहीं उतना डिटेल में, तो वो लोग, उन लोगों का एक एक शब्द जो है वो 1000 शब्द के बराबर होता है। तो डायरेक्ट कह दिया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर का मतलब ही हो गया आर, यानी इनवर्सली। तो अब मैंने बस वही किया है कि हमको जितना समझ में आया है उसको यहां पर आसान करके लिख दिया गया। देखिए क्या मतलब है कि ग्रेवी, समझ गया ना ऊपर वाला, हिंदी में भी देख लो। यह ब्रह्मांड में हर कोई दूसरा पिंड यानी ऑब्जेक्ट एक बल से आकर्षित होता है या करता है जो उनके बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये एक दूसरे के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m1 और m2 को होगा, और साथ ही साथ ये क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये जो इसका डिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर होगा, यानी कि इनवर्सली आर स्क्वायर होगा। यही कहा जा रहा है और यही उतना देर से पढ़ते आ रहे हैं, वही इसका लॉ है, ठीक है। और आसान करते हैं इसको। पहली बात की जो यूनिवर्सल लॉ होता है ना, वो आपको नन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब कहोगे सही, नन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? होता है मैग्नेट को मैग्नेट से चिपका है कभी, नहीं तो खुद कभी चिपके हैं? कभी नहीं। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इंसान होता है घर पे, लेकिन दिल धड़क रहा होता है किसी और के लिए। इधर भी करंट लग रहा होता है, उधर भी करंट लग रहा होता है। कोई कांटेक्ट होता है? कोई कांटेक्ट नहीं होता है। हैं? फोन पे बात कर रहे हैं, बात करते करते में करंट लगना शुरू हो जाता है, इधर ये भी एक्टिवेट हो गया, उधर वो भी एक्टिवेट हो गया, कहाँ 10 मील दूर है उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये नन कांटेक्ट का मतलब विदाउट एनी कांटेक्ट अट्रैक्शन। अब बताइए, चलिए मैं आता हूं सीधा सीधा मुद्दे पर। अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है तमाम चीजों को यूनिवर्स में। क्या कभी ऐसा हुआ है ना कि भाई मून के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तीसरे नंबर पर हमारा अर्थ आ जाता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि अट्रैक्शन की वजह से अर्थ उठ के चला गया हो सूरज के पास, गले गले मिले, या सूरज कभी उठ के आ गया हो? कांटेक्ट तो कभी नहीं होता, लेकिन सबका ग्रेविटेशन बना हुआ है। कभी ग्रेविटेशन बिगड़ा नहीं। मैंने शुरू में बताया ग्रेविटेशन बिगड़ा तो पता नहीं कितना बड़ा विस्फोट होगा, क्या से क्या हो सकता है। तो इसका मतलब कि भाई नन कॉन्टैक्ट का मामला तो आता है, और नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब यही है कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बट द अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, इट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सही बात है, दुनिया में जितना सारा कुछ है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात? आगे बढ़िए।
डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द मासेस। मास का क्या होता है? डायरेक्टली। m और m2 मास था, क्या था? मास था। ये ध्यान रखना, m1 और m2 मास था। ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये तो आपने देखा ही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं ये हमारे क्या सिर्फ सेलेस्टियल बॉडीज में है? नहीं, ये सिर्फ हमारे सेलेस्टियल बॉडीज में नहीं है, बहुत सारी चीज में। जैसे मैंने मैग्नेट का थोड़ा देर पहले कहा है, मैग्नेट में देखिए, एक मैग्नेट यहां, एक मैग्नेट यहां, दोनों देखिए थरथराना शुरू हो जाता है, बेचैन हो जाता है एक दूसरे के पास आने के लिए। जहां थोड़ा नजदीक तो फट से चिपक जाता है। तो स्टार्टिंग में तो कोई ज्वाइंट नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी कहोगे सर इसमें वायर तो ज्वाइंट है, लेकिन जरा ये बताओ कि फोन से बतिया रहे हो, अब्बा जी अरब में हैं, यूएई में हैं, तो क्या यहां से वायर वहां खींच के ले गए थे क्या? हैं? वो भी तो वेव्स है, वो भी तो वेव्स है यार। ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ जाता है। इस तरह से कई सारे हैं जो यहां पे आप देख सकते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ पे भी काम करता है। इनवर्स पे कौन कौन है? तो एप्लीकेशन टू चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स एंड मासेस पे ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां पे हम बात करते हैं कि फॉर्मूला को कैसे फाइंड किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, देखो फॉर्मूला फाइंड करने का तरीका सिखा रहा हूं। आपको बताया था मैंने कि कोई दो ऑब्जेक्ट m1 और m2 हम ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करेंगे, ये तो अब तक आप समझ ही चुके हैं। f1 और f2 पे अप्लाइड करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो आपको पहले ही मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम f को ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं पहले कि ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ये देखो यहां पे अगर मैं इसको अगर मैं O मानता हूं या कोई भी चीज, है ना, तो ये देखो दूसरा यहां से लिया गया है। क्यों नहीं ऊपर से ले लिया गया? लेने को तो लिया जा सकता था, लेकिन अगर यहां से मान रखो कि ये वाला लाइन आपने यहां से ले लिया कुछ ऐसे, अगला तो यहां से लिया, तो सीधी सी बात है दूरी तो घट गई, बढ़ गई, तो यहां पे आपको डायरेक्टली इन्वर्सली वाला मामला ही खत्म हो जाने वाला है। फिर ग्रेविटी तो चेंज हो जाएगी। तो ग्रेविटी चेंज ना हो, सिर्फ इसके लिए हम लोग लेते हैं मध्यवर्ती भाग को, और दूसरा कोई खास रीजन इसका नहीं है। आप एक ही लाइन लेना चाहते हो तो कहीं से भी ले सकते हो समझ करने के लिए, लेकिन ये सेंटर से ही लिया जाता है तो आप लोग भी वहीं से लेंगे। छोटा मोटा और भी कारण है इसका, बहरहाल। तो फोर्स हमारा अप्लाइड क्या हो रहा है? फोर्स हमारा अप्लाइड हो रहा है कितना भाई? m1 और m2 के। ये जो डिस्टेंस हमारा है, इसको मैंने क्या बताया था कि ये हमारा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, ठीक है ना। इस दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि r इंटू आर हमारा आएगा। एक इसका लाइन, एक उसका लाइन, एक ये r हमारा होगा, ये एक ये r होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि अगर हम इस इज इक्वल टू साइन को अगर हम हटाते हैं तो इसकी जगह पर हमें देना होगा f, ठीक है, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और दूसरा कि एक कॉमन में ग्रेविटेशन हमें देना होगा, जो हमारा क्या होता है, हाँ, ये ग्रेविटेशन क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा क्या यूनिवर्सल लॉ है, और यूनिवर्सल लॉ में क्या है? कांस्टेंट है। वेरी गुड। तो m1 m2 बटे r स्क्वायर, यही हमारे फोर्स का लॉ आ गया। यही था कि हमें कैसे फाइंड करना है दी फॉर्मूला। इसमें थोड़ी सी है गहराई, लेकिन आप स्टार्टिंग में आपको सारा कुछ हम बता दिए। एक चीज और बता देता हूं, ये जो g है ना, g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में आएगा पुट करने के लिए, ठीक है। कितना? 9.8। नहीं, ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है वो 16.67 है ओरिजिनल, लेकिन इसको माना जाता है 16.7 गुने, हाँ ठीक है, नो, 10 दी पावर -11। हालांकि ओरिजिनल कितना होता है? 16 वही हम बताएंगे ऐसा क्यों लिखते हैं यहाँ पर। ये इतना हमें मान लिया जाता है, हाँ बिल्कुल ट्रूथ है ये, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 16.7 गुने 10 पे पावर -7, ये आप g की वैल्यू को पुट करेंगे जो आपका क्वेश्चन आपको आने वाला है। यहां तक फिलहाल ये बात ही, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बताएंगे इसका ऐसा यूनिट की भी हम जानकारी देंगे, और 16.67 को 16.7 क्यों लिखते हैं
ये भी बताएंगे। एक्चुअली में ये जो मैं दे रहा हूं 1607 ये डेराइव्ड यूनिट है। कौन सी यूनिट है? डेराइव्ड यूनिट है, ये ओरिजिनल यूनिट नहीं है। तो हमें इसे ही पुट करना, जैसे आपने पाई में भी पढ़ा होगा, पाई का होता तो कुछ और वैल्यू है लेकिन आप भरते कुछ और है? ओरिजिनल तो कुछ और है उसका। चलिए, तो फाइंडिंग ऐसा यूनिट, अब आ गया मामला ऐसा यूनिट पर, ध्यान रखिएगा। हमें क्या करना है? ऐसा यूनिट फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है भाई? जी, यानी कि ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन के बारे में आपने अभी अभी देखा है कि हमें 6.67, लेकिन ओरिजिनल मैंने क्या बताया था? 6. अच्छा, एक चीज खाली देख लो कि वहां थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वो 16 नहीं 6 ही होगा। ठीक है, हाँ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसमें जो हम यूनिट देते हैं ना, वो देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। आप लोग थोड़ा सा परेशान जरूर हो रही होगा कि यार ये कौन हिसाब से सर पढ़ा रहे हैं, न्यूटन बाबू को गायब कर दिया। मतलब तमाम टीचर को शुरू के पहले न्यूटन के बारे में लेक्चर हुआ होगा, लॉस के बारे में लेक्चर हुआ होगा, तो जितना हम बताएं वही सब तो लॉस है, तो लॉस पे ही तो बात हो रहा है ना। सिर्फ मैं 1 2 3 नहीं बोल रहा, उसकी जरूरत भी नहीं है फिलहाल। आप देखिएगा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाने वाला है, और वो आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन सा है। न्यूटन का जो लॉ है वो बहुत कॉमन सा है, सबको पता है, उस पर हमको काम करना है। तो देखिएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल ओरिजिनल वाला ग्रेविटेशन का क्या होता है, उसकी वैल्यू यानी उसकी फोर्स वैल्यू मानी जाती है। अब ये ध्यान रखें आप कि हमें निकालना क्या है? फोर्स वैल्यू, ऐसा यूनिट। तो हम इसे जी को क्या मान लेंगे फिलहाल? यहां जी को नहीं, मतलब एफ तो निकालना है, एफ तो लिखेंगे ही। उसके बाद ये वैल्यू किसकी है? जी की है, तो यहां हम जी लिख देंगे। दूसरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, तो हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर ही तो निकालना है। ऐसा यूनिट का मतलब क्या कि हमें न्यूटन मीटर का ऐसा यूनिट फाइंड करना है, केजी का तो कोई फाइंड नहीं करता है। तो फाइंड तो असल में ग्रेविटेशन का करना है, लेकिन ग्रेविटेशन किस पे एस्पेक्ट में करोगे? न्यूटन मीटर, न्यूटन साहब ने इसको दिया है, तो हमने इसको जी माना। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे केजी जो है ना, केजी का मतलब ही होता है हमारा मास। मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, बोला भी था। तो इसका मतलब कि हम लिख देंगे आपको, पहले तो फिलहाल यहां पे ऐसे लिख दो एज इट इज, केजी स्क्वायर है ना, तो केजी इंटू केजी, आसान करने के लिए ऐसे वही होगा जो मैंने अभी कहा है, आगे अगला स्टेप में। उसके बाद आपको फिर हम फाइनल क्या दे देंगे? नो न्यूटन का चलिए ठीक है, दे देते हैं आर स्क्वायर। अब ध्यान रखें आप, अब हमें न्यूटन मीटर की बात हो रही है, न्यूटन मीटर ये वाला, तो इसको हम ले लेंगे बाहर। और फिर हमारे पास बचा क्या? जी। यहां पर आप जो है ना इसको m1 m2 भी ले सकते थे, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट ले लिया गया, मुश्किल नहीं है। तो n हमारा क्या हो जाएगा भाईजान? जी के जी इंटू के जी बटे आर की जगह पे हम के जी स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर हमारा जी को हम इस साइड ले लेंगे। अब यहां देखिएगा n बराबर हमारा आ गया क्या? n बराबर क्या आ गया हमारा? कि n बराबर न्यूटन, इसको मतलब ये कर दीजिए उल्टा पलटी, तो कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर है ना, इस केजी स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर ले ही सकते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इधर क्या बचेगा हमारे पास? केजी स्क्वायर बराबर जी, यानी जी बराबर इतना। इसको हम फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा आसान होने दीजिए उसके बाद। वेलकम बैक। देख भाई, आपने क्या देखा? फाइंडिंग ऐसा ही उन्हें फटाफट देखो। जी की अरे रे तू कल डांस कर रहा है बे, गुस्सा आ गया। जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट हमारी आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू के जी स्क्वायर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अपॉन। उसके बाद हमें फोर्स की बात करनी है, तो F इज इक्वल टू हम मान लेंगे, ये पूरा को हम अगर ग्रेविटेशन अगर मानते हैं तो ये जो हमारा दिया गया केजी, ठीक है, तो केजी को हम मान, केजी स्क्वायर मतलब केजी हुआ ना, तो इसको हम मान लेते हैं m1 इंटू m2, क्योंकि मास ही हमारा केजी होता है। मास का हमारा क्या होता है? केजी होता है उसका यूनिट में। उसके बाद नहीं, ठीक है, उसके बाद
न्यूटन मीटर स्क्वायर जो आपका है, ठीक है, ये यहां पे आर स्क्वायर छूटा है हमारा, ये तो रूल ये था ना उसका। अब देखो इस आर स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, एम का स्क्वायर, एम का जो स्क्वायर है। अब देखो यहां हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम करने वाले हैं तो क्या होगा कि ये जो न्यूटन मीटर है ये एम, और यहां पे कुछ छूट रहा है क्या, एन, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोले। एक स्टेप और हम यहां पे ले लेते हैं, एन बराबर, ठीक है, जी, और m1 है तो इसको हम kg ले लेते हैं, बिल्कुल सही बोले आप, इंटू kg ले लेते हैं, और उसके बाद m का स्क्वायर। अब यहां पे आपको इजीली हो जाएगा, तो इधर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m n m, बिल्कुल हाँ, nm स्क्वायर और kg का स्क्वायर, यस, बराबर g, यही हमें निकालना था, g का ऐसा यूनिट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह क्वेश्चन हमें बनाना होता है। देखिए क्वेश्चन है 2 masses ऑफ 1 kg, कोई 2 मास है, तो पहले मास बना लो सबसे पहले भाई, 1 मास 2 मास, 1 kg क्या है तो 1 kg भी लिख दो, 1 kg तो 1 kg, विच आर सेपरेटेड, सेपरेट है, एगो यहां बना है जो वहां बना है, कितना से, तो डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का, 1 मीटर का बोल रहे हैं, मीटर लिखा गया के। फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन, तो हमें इसकी जी की वैल्यू को फाइंड करनी है। अभी आपने देखा है तो आप क्या करोगे, एक तो ये फिगर बनाओगे सबसे पहली बात, उसके बाद लिखोगे गिवन, क्या लिखोगे, गिवन कि m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर भी 1 kg, दोनों के लिए है, और r हमारा यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला 1 मीटर, ठीक है। तो f की हमारी वैल्यू होती है g m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। इसकी वैल्यू को पुट करो, कितना आएगा, 6.7 गुने 10 पे पावर -11 गुने m1 कितना होगा, 1 इंटू 1 बटे आ जाएगा r का मतलब भी हमारा 1, ये सब कुछ कैंसिल आपस में हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा 6.7 इंटू 10⁻⁻, नहीं कटेगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो बचेगा तो खाली आपको यही 6.7 गुने 10⁻11। तो इस तरह से हमें वैल्यू को निकालनी है। क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन सब दिया गया है, जबरदस्त वाला, ये सारे क्वेश्चंस हैं। हिंदी थोड़ा सट गया, खुद से अलग अलग करके समझ लीजिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, ठीक है, हाँ, यानी स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन से आप इसको देखेंगे, बनाइएगा, जहां दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, आपको 9 क्वेश्चन टोटल दिया गया है, ये तमाम क्वेश्चन को प्रयास करना है बना के रखने का। आज के क्लास में कोनो दिक्कत? थैंक यू। ये सारे नोट्स वीडियोस आपको यूट्यूब पर से आप लोग ले लेंगे।